बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम ब्रिटिश वायसरायज फ्रॉम 1857 टू 1947 आज के इस सेशन में उनके बारे में हम देखेंगे कि वो टोटल नंबर ऑफ़ वायसरायज कितने थे और उनसे रेलिवेंट जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं आज के इस सेशन में वो कवर करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप इन वायसरायज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। वेरी फर्स्टली हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है गवर्नर जनरल और वायसराय के हवाले से। तो इस हवाले से थोड़ी सी एम्बिग्विटी है जिसको हम क्लियर करेंगे। वायसराय और गवर्नर जनरल की अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो एक्ट था कि जिस एक्ट के ज़रिए से वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल का जो पोर्टफोलियो है ये तख्लीक किया गया था और उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये पोर्टफोलियो तख्लीक हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में। तो दिस वाज द फर्स्ट बेस ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नर जनरल थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम जाते हैं तो सेंट हेलेना एक्ट 1833 आता है। सेंट हेलेना एक्ट 1833 है और इस एक्ट के तहत जो वो फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोर्टफोलियो था उसको रीनेम या रीडेजिग्नेट किया गया और इसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस हैसियत में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस हवाले से आपने याद रखना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोर्टफोलियो है वो वेरी फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1833 में। और एक्ट था सेंट हेलेना एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने जो एक्ट नाफिज किया था। इस एक्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ब्रिटिश में जो मुग़ल रूल था वो ख़त्म हुआ था। इसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो भी ख़त्म हो गया था। और इस एक्ट के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोर्टफोलियो तख्लीक किया गया था जो कि यूके गवर्नमेंट का जो है वो सेक्रेटरी होता था और उसका वज़ीर होता था और उसकी असिस्टेंस के लिए 15 मेंबर्स की एक कौंसिल होती थी जो कि इंडियन अफेयर्स के हवाले से उसकी हेल्प आउट करती थी। तो इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसका पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोर्टफोलियो के साथ ही इसी एक्ट के ज़रिए जो फॉर्मर गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसको रीनेम किया गया या उसका जाने लगा एज ए वायसराय ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि 1858 से पहले गवर्नर जनरल था और 1858 के बाद से वायसरायज का जो है नेम है वो स्टार्ट हो गया। दिस वाज ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर जनरल। This is the list of the all Viceroys of the British India from 1857 to 1947। 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी ब्रिटिश वायसरायज रहे हैं वो सारे के सारे उनके नाम यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वायसरायज। टोटल नंबर ऑफ़ वायसरायज हु सर्व्ड फ्रॉम 1857 to 1947 आर 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 5, 5 और 5। तो देयर आर टोटल 20 वायसरायज हु सर्व्ड एज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1947। उसके बाद जो हमने देखनी है हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड हीज पीरियड वाज 1858 टू 1862। 1858 से लेकर 1862 तक 4 साल तक वो ब्रिटिश के फर्स्ट वायसराय रहे हैं। इसी के साथ ही आपने याद रखना है कि ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो ये दोनों चीज़ें जो है उन्हीं के साथ मंसूब हैं। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वायसराय। तो लास्ट वायसराय वाज लॉर्ड माउंटबेटन और ये मार्च 1947 में आए थे और 1948 तक ये वायसराय रहे थे। ही वाज द लास्ट सर्विंग वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद जो चीज़ नोट करने वाली है हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड एज वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं 18th नंबर पे आपको नजर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो और उनका टाइम पीरियड है 1936 से लेकर 1944 तक ब्रिटिश इंडिया में वायसराय रहे हैं और 4 टेन्योर्स इन्होंने सर्व किया है एज ए ब्रिटिश वायसराय। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी तो एक तो रिसेशन का पीरियड भी चल रहा था उस वक्त के दौर में, उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई थी। आप देखें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी और उस हवाले से
हालात गैर मामूली थी, टेन्योर को एक्सटेंड करना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा। तो ही वॉज दस द लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उनका पीरियड आपको याद होना चाहिए 1936 से लेकर 1944 तक। अब हम दीगर जो वायसराय से उनके मुख्तसर नाम देख लेते हैं ताकि हमारे जहन में थोड़ा सा एक पिक्चर हो। सेकंड नंबर पे आते हैं लॉर्ड एल्जिन, 1862 से 63 तक, तो इन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए सर्व किया लॉर्ड एल्जिन ने। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आते हैं 1864 से 1869 तक, थर्ड नंबर पे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आते हैं लॉर्ड मेयो, इनकी शख्सियत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 69 से लेकर 72 तक उन्होंने 3 साल इन्होंने सर्व किया था और ये कत्ल हो गए थे। दी ओनली वायसराय हु वाज किल्ड और असैसिनेटेड वाज लॉर्ड मेयो। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से लेकर 1876 तक इनका पीरियड है और ये आते हैं फिफ्थ नंबर पे। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनके दौर में भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक, ये सेवन्थ नंबर पर आते हैं। लॉर्ड डिफरन 1884 से लेकर 1888 तक, जबकि 88 से 94 तक लॉर्ड लेंसडाउन आते हैं। लॉर्ड एल्जिन दोम जो है 1894 से 1899 तक आते हैं और उसके बाद 11वें नंबर पर आते हैं लॉर्ड कर्जन, 11वें नंबर है इनका। और लॉर्ड कर्जन का दौर भी इम्पॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं के दौर में हुई थी, तो 99 से लेकर 1905 तक के रहे हैं। लॉर्ड मेंटो 1905 से लेकर 1910 तक रहे हैं एज ए 12th वायसराय। मेंटो मॉडल रिफॉर्म्स आपने सुनी होंगी, वो इन्हीं के दौर में हुई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, तो ये सवाल से आपको पता होगा लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 21 तक हम देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपने 1990 की सुनी होंगी, वो इन्हीं के दौर में होती है। जबकि लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926। उसके बाद लॉर्ड इरविन इज वन अनदर इंपॉर्टेंट वायसराय, 1926 से 1931 तक इनका पीरियड है। और इनके पीरियड में आप देखें तो कायद-ए-आज़म के 14 निकात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का आगाज़ इन्हीं के दौर में हुआ था। तो लॉर्ड इरविन इज अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्हीं के दौर में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से लेकर 1936 तक, फिर आते हैं 1936 से 1944 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय लॉर्ड लिनलेथको। और उसके बाद सेकंड लास्ट है लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर 1947 तक। शिमला कॉन्फ्रेंस इनकी हुई थी, उन्होंने एक प्लान भी पेश किया था। और लास्ट में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑल 20 वायसरायज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1947। अब हम मुख्तसरन जो ये वायसरायज गुजरे हैं उनके हवाले से जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं मुख्तसरन उनको देखेंगे ताकि इस हवाले से हमारे जहन में एक पिक्चर और एसोसिएशन बन जाए। तो फर्स्ट नंबर पर आते हैं लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। 1858 से लेकर 1862 तक उनका पीरियड था। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर 56 तक उनका टेन्योर था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको अबॉलिश किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, इसका मकसद ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ उनकी परफॉर्मेंस और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑन लीगल हायर, यानी उनके जो कानूनी वारिस थे उसके बहाने के लिए या उनकी इंतज़ामी अमूर की बहाने के तौर पर उनको उनके हक से महरूम किया जाए और उनको ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया जाए। तो ये बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि सेकंड लास्ट गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने आके उसको अबॉलिश किया था। तो ये आपने याद रखना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हवाले से क्वेश्चन आता है कि वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था और इसको अबॉलिश किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस के दौर में हम देखते हैं तो इंडिया में जो हाई कोर्ट्स कायम हुई थी मद्रास और कलकत्ता में, वो उनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो लॉर्ड लॉरेंस को आपने हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपने याद रखना है। लॉर्ड मेयो इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वायसराय। उनकी शख्सियत के भी काफ़ी पहलू हैं। एक तो उनका पीरियड आपने याद रखना है 1869 से 72 तक, 3 साल का उनका पीरियड है। उनके दौर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, एक तो उन्होंने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जो सेंटर और प्रोविंसेस के उसमें वो काम उन्होंने किया था। फर्स्ट सेंसस जो कि ब्रिटिश इंडिया में हुई थी 1872 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। ये भी लॉर्ड मेयो के दौर में हुई थी 1872 में। इसके बाद मेयो कॉलेज जो कि अमृतसर राजस्थान में बना था, वो भी 1875 में उनके दौर में बना था, उन्होंने इसका फाउंडेशन रखी थी।
और इस हवाले से जो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट लॉर्ड मेयो इज़ दैट ही वाज द ओनली वासराय हु वाज किल्ड बाय शेर अली अफरीदी ऑन 8th of February 1872 एट पोर्ट ब्लेयर। वो वाहिद वासराय थे जिनको कत्ल किया गया था। उनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th of February 1872, प्लेस है पोर्ट ब्लेयर, और उनको कत्ल करने वाले का नाम था शेर अली अफरीदी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का पीरियड है 1876 से लेकर 1880, और उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये दो एक्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे 1878 में। दोनों एक्ट जो है वो 1878 में इंट्रोड्यूस करवाए थे लॉर्ड लिटन ने। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मकसद था कि उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो लोकल और मकामी जर्नलिज़म थी या प्रेस थी जो वो क्रिटिसिज्म करते थी, उसको दबाया जा सके, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जबकि आर्म्स एक्ट का लुबे लुबाब ये है कि इसके ज़रिए से जितने भी इंडियंस थे उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो बग़ैर लाइसेंस के असला जो है वो कैरी कर सकें, जबकि ब्रिटिशर्स जो थे उनको इससे से इस्तिस्ना हासिल था। तो लॉर्ड लिटन ने ये दो इम्पॉर्टेंट एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। जबकि उसके वेरी नेक्स्ट जो लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से 1884 तक, उन्होंने ये दोनों एक्ट जो है वो अबॉलिश किए थे। तो यहाँ भी एसोसिएशन बड़ी अच्छी बन रही है। लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस करवाई ये दोनों एक्ट, और उनके वेरी नेक्स्ट लॉर्ड रिपन ने इनको अनल कर दिया था। 1880 से लेकर 1884 का उनका पीरियड था। लॉर्ड रिपन के हवाले से एक और चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ये पंचायत और म्यूनसिपल सिस्टम जो था ब्रिटिश इंडिया में, इसकी बुनियाद लॉर्ड रिपन ने रखी थी। तो इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, आपने याद रखना है। उन्हीं के दौर में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसे इल्बर्ट बिल भी कहा जाता है 1882 में। वो भी इम्पॉर्टेंट बिल था, जिस बिल के हवाले से जो मकामी मजिस्ट्रेट थे या सेशन जज थे, उनको ये इख्तियार हासिल था कि वो जो ब्रिटिश नेशनल्स थे उनको वो ट्राई कर सकते थे, उनके केसेस जो है वो उनकी हियरिंग कर सकते थे। इससे एक्ट के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ था। बहरहाल लॉर्ड रिपन के दौर में ये इंपॉर्टेंट एक्ट जो है उन्होंने मंजूर किया था 1883 में। इसके साथ एजुकेशन के हवाले से एक कमीशन भी बना था, हंटर कमीशन, 1882 में। तो लॉर्ड रिपन की शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 इवेंट्स ये आपने याद रखने हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट उन्होंने अबॉलिश किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बुनियाद रखी थी। उसके बाद इल्बर्ट एक्ट 1883 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और हंटर कमीशन 1882 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड डिफरेंट का पीरियड आता है 1884 से 1888 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1885 में, वो उन्हीं के दौर में बनी थी। तो इस हवाले से एक एसोसिएशन बनती है, आप इसको याद रखें। उस दौर में कौन था वासराय? लॉर्ड डिफरेंट वासराय। लॉर्ड लैंसडाउन 88 से 94 तक उनका पीरियड है। उनके दौर में अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 892 भी आया था। उसके अलावा लॉर्ड लैंसडाउन के हवाले से एक ब्रिज भी है सक्खर के मकाम पर, वो भी उन्होंने बनाया था। और उन्हीं के दौर में पाक अफगान जो ड्यूरेंट लाइन है वो उसकी डिमार्केशन हुई थी। तो लॉर्ड लैंसडाउन का पीरियड आपने याद रखना है 88 से लेकर 94 तक। नेक्स्ट इज़ लॉर्ड कर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, 1899 से लेकर 1905, 1899 से 1905 तक 6 साल तक ये वासराय रहे हैं। और इनके दौर का इम्पॉर्टेंट वाक़या जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल है, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी लॉर्ड कर्जन के दौर में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। तो लखनऊ पैक्ट इनके दौर में हुआ था। होम रूल लीग मूवमेंट जो है उसकी बुनियाद रखी थी एनी बेसेंट ने 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में उनके साथ हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 के, वो भी उन्हीं के दौर में हुए थे। जलियांवाला बाग जो ट्रेजिडी हुई थी, इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1990 को अमृतसर के मकाम पर, वो भी उन्हीं के दौर में हुआ था। और उन्हीं के दौर में खिलाफत मूवमेंट 27 अक्टूबर 1919 उन्हीं के दौर में हुई थी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट इवेंट एसोसिएटेड हैं। लॉर्ड रीडिंग का पीरियड है 21 से 26 तक। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को। लॉर्ड अर्विन 26 से लेकर 31 तक, उनका पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पीरियड के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में देखते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई थी मोहनदास गांधी ने 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को मोहनदास गांधी ने
कौन सी मूवमेंट चलाई थी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे उर्दू में कहते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक। उन्हीं के दौर में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1932 19 जनवरी 1931, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उन्हीं के दौर में हुई थी। और उन्हीं के दौर में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 7 सितंबर 31 to 1 दिसंबर। तो दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की डेट्स आपने याद रखनी है। और उस वक्त ब्रिटिश में गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रेमस्टे मैकडोनल्ड, तो ये आपने याद रखना है। लॉर्ड विलिंगडन 31 से लेकर 1936 तक रहे हैं और उनके दौर में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। डेट है 17 नवंबर 1932 to 24 दिसंबर 1932। और ये आपने याद रखना है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी, 2 साल का पीरियड आप देखें, नवंबर 1930 से लेकर दिसंबर 1932 तक, तो ये 2 साल का पीरियड बनता है जिनमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो फर्स्ट हुई थी लॉर्ड अर्विन के दौर में और लास्ट वन हुई थी लॉर्ड विलिंगटन के दौर में। इसी तरह इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अनसक्सेसफुलनेस के बाद कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया था। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1932, 16/8/1932, ये इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी है जो है कम्युनल अवार्ड के हवाले से। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44, उनके दौर में 1936 के बाद हम देखते हैं तो 1937 में जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं, उसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, फिर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज होता है 1939 में। मुसलमान जो है डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करते हैं। फिर 1940 में पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास होती है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में इंडिया में आता है। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी 8 अगस्त 1942 को, उन्हीं के दौर में हुई थी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आपने याद रखनी है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में 12 मार्च को मोहनदास गांधी ने शुरू की थी, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को शुरू की थी। तो लॉर्ड लिनलिथगो के दौर में ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। उसके बाद आते हैं 44 से 1947 तक लॉर्ड वेवल, उनके दौर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उन्हें CR फार्मूला आया था 1944 में। फिर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था 1 ईयर बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 16 अगस्त 1946 को। इसके साथ उन्होंने वेवल प्लान के नाम से एक प्लान दिया था 14 जून को 1945 को, ये आपने याद रखना है। 14 जून 1945 को उन्होंने लॉर्ड वेवल ने एक प्लान दिया था। उन्हीं के दौर में शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसका टाइम पीरियड था 25 जून टू 14 जुलाई 1945। ये डेट आपने दोनों की वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस के हवाले से याद रखनी है। वेवल प्लान 14 जून 1945 और शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून टू 14 जुलाई 1945। जून के महीने में उन्होंने प्लान दिया था और फिर तकरीबन 9 दिन के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी, जो कि अगले महीने तक जारी रही थी। और उसके बाद आते हैं लास्ट वन, दैट इज़ लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट सर्विंग वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनके दौर में जो है वो 3 जून 1947 का उन्होंने प्लान दिया था। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्री कमीशन हुई थी पंजाब और बंगाल के हवाले से, और जो सब कॉन्टिनेंट था इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के सेशन से आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।